अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अभी 26वीं आईनी तरमीम का शोर थमा ना था कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हमारी मीडिया में, सियासत में शुरू हो गई है। अब बात यह है कि यहाँ 26वीं तरमीम से निकले तो 27वीं तरमीम में आकर अटके। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात के बाद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से न सिर्फ चमगोइयाँ शुरू हो गई, बल्कि दबे लफ्ज़ों में हुकूमत ने यह भी इशारा दे दिया कि 26वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पूरा किया जाएगा और वो तमाम मामलात जो 26वीं तरमीम के ज़रिए पूरे नहीं हो सके थे उनको नई तरमीम के एक सीक्वल के ज़रिए मुतारिफ करवाया जाएगा। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग और नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए कायम पार्लिमानी कमीशन का बॉयकॉट करने वाली PTI ने अब आईनी बेंच के लिए जुडिशल कमीशन में 2 नामों की नामजदगी के लिए इमरान खान के साथ इब्तदाई मुशावरत भी कर ली है। आने वाले दिनों में अब क्या वाकई किसी नई आईनी तरमीम का सीक्वल चलने वाला है और PTI अब क्यों जुडिशल कमीशन में बैठना चाहती है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, प्रेसिडेंट हैं विमेंस विंग की और मेंबर कोर कमेटी हैं कमल शौजब साहिबा। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब हैं और JUIF से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। आमिर साहब, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर सकूं, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, अभी उसी का शोर चल रहा था कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी ट्रेलर जो है वो चल पड़ा। क्या आने वाले दिनों में हम कोई फिल्म रिलीज़ होती देखेंगे 27वीं तरमीम के हवाले से? आपकी क्या खबरें हैं सर? देखिए, मेरी खबर तो जब 26वीं हो रही थी, फाइनल मराहिल में थी, तो मैं कह रहा था 27वीं आएगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बल्कि जो कराची के मेयर हैं और तर्जुमान है बिलावल की, उनकी मैं कहीं देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हो रही है, और राना सनाउल्लाह वगैरह कह रहे हैं नहीं हो रही है, तैयारी हो रही है, और जिन लोगों ने पहले की थी वो अभी भी उस पर लगे हुए हैं। उसके अंदर क्या होगा, लेकिन जैसे आज पहला कदम था, हलफ के तो हो गया था परसों, लेकिन पहला कदम ये था कि आज पूरी कोर्ट बैठी और उसने वो 26वीं तरमीम के तहत ही ज़ाहिर चीफ जस्टिस आए हैं जी। उन्होंने वो मान लिया कि वो सिर्फ सिविल और फौजदारी मुकदमात को देख रहे हैं, वो आईनी मुकदमात को फुल कोर्ट ने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी कमीशन बनना है, उसका आईनी बेंच का सरबराह बनना है। और आज ज़ाहिर है PTI की तरफ से, बल्कि शायद मोहतरमा कमल शौजब साहिबा का भी नाम मैं देख रहा था, वैसे तो सुबह सलमान अकरम राजा का था कि इन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त भी मखसूस नशिस्तों पर दायर की है। तो वो भी कई चीज़ों के फैसले होने हैं कि क्या वो 8 रुकनी बेंच के पास जाएगा। वैसे 26वीं तरमीम जिसको मान लिया गया, तो वो तो फिर जब तक आईनी बेंच नहीं बनता सारा काम रुकेगा। ये चीज़ें देखते हुए, क्योंकि अगर हफ्ते 10 दिन में, चूँकि आज स्पीकर ने भी नाम मांग लिए हैं कमीशन के लिए गवर्नमेंट और अपोजिशन से, तो वो 13 रुकनी कंपोजिशन जब होगी उसके पहले इजलास से ये क्लियर हो जाएगा कि ये तरमीम कहाँ खड़ी है। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फिर उसके नतीजे में 27वीं तरमीम आएगी। बिल्कुल आएगी, प्लानिंग पूरी है, लेकिन ये ज़रूर देखा जाएगा कि इसको किस हद तक कोर्ट से इंडोर्समेंट मिलती है। आज मेरे हिसाब किताब से तो मिल गई है। ठीक है, आपके हिसाब किताब से मिल गई है, 27वीं आईनी तरमीम आएगी भी। कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर आपकी तरफ मैं आऊँ तो मौलाना साहब की एक स्टेटमेंट जो इंतहाई वायरल है वो ये है 27वीं तरमीम के हवाले से कि किसी का बाप भी नहीं करा सकता। तो अब बाप के आगे तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरे तो पर जलते हैं, फ्रैंक सी बात है भाई, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगी। आप ये बताएं कामरान साहब कि ये तरमीम भी पास हो जाएगी जैसी 26वीं पास हो गई, आपकी क्या पेशगोई है या आपकी क्या असेसमेंट है सिचुएशन की? पेशेंट तो मैं कोई नहीं कर सकता, मगर ये बज़ाहिर जो है ना, वो 27वीं तरमीम जो है वो 2 बातों पे हो सकती है। एक वो चीज़ें जो मवाद इससे निकाल दिया गया था उनके ड्राफ्ट से, उस पे हो सकती है, या अगर इसमें 26वीं में कोई गलतियाँ हैं तो उस पे हो सकती है। तो 2 चीज़ें हैं, या दोनों को मिला के तीसरी बात वो हो सकती है कि दोनों को मिलाया जाए। तो अब चूंकि कोई ऑफिशियली किसी ने कन्वे नहीं किया इस बात पे, तो हम ये प्री मैच्योर है इस पे कोई बात करना, मगर जब कोई आएगी और उसमें वो मवाद होगा जो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, तो जाहिर है वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कामरान साहब, अगर जी अगर गलतियां हैं तो वो तो रेक्टिफाई करनी जरूरी है। हाँ ठीक है, रेक्टिफिकेशन हो सकती है उन गलतियों की, लेकिन अगर आपकी बात हम समझें और बाकी भी लोग ये बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें 26वीं में रह गई हैं या निकलवा दी गई थी आप लोगों की जानिब से, वो 27वीं का पार्ट हो सकती हैं, तो आप लोगों ने जब गवर्नमेंट को हाँ की थी और जब आप लोगों ने ये फैसला किया मुशावरत के बाद और मुसवदे शेयर हुए एक दूसरे के साथ, उस वक्त क्या तय पाया था कि क्या ये इसके बाद ये ही तरमीम फाइनल है? क्योंकि अगर दूसरी तरफ से हुकूमत वो चीज़ें ला रही है जिसको वो
अनफिनिश्ड बिजनेस कह रही है, जो कि आप लोगों ने निकलवा दी थी, तो फिर तो उस सारी मुशावरत का हुकूमत के साथ फ़ायदा कोई ना हुआ। आखिर में तो उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना था। देखिए, हमने तो उस पर वोट नहीं दिया ना, तो वो जिस पे हमने वोट करना था वो उसी हद तक वोट दिया, और इससे आगे हम चलने के लिए तैयार नहीं है। और हमको जो उस वक्त अंडरस्टैंड यही करवाया गया था कि 26 तरमीम में हम इससे ज़्यादा तो कोई इससे जो चीज़ें छोड़ दी हैं वो तो ख़त्म हो गई, मगर किसी के साथ ये कमिटमेंट तो नहीं करवाई जा सकती ना कि आइंदा वो कोई अमेंडमेंट लाएगा ही नहीं। एक दस्तूर ने हक दिया हुआ अमेंडमेंट लाने का, वो तो किसी से कमिटमेंट नहीं हो सकती है। वो अपने तौर पे, या उसके पास नंबर पूरे हो, या कोई और पार्टी उनके साथ मिल जाए, तो वो जो मर्जी कर सकते हैं। मगर उस वक्त जो है ना वो सब कुछ निकाल दिया गया था। 56 क्लासेस थे, 56 में 22 उनके रह गए और 5 हमने शामिल की, अल्टीमेटली 27 हो गए। और क्विकली अगर आप मुझे ये भी बता सकें कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्लॉजेस कौन से थे जो रह गए, जो निकलवाए थे आप लोगों ने? जो निकलवाए थे, आर्टिकल 8 निकलवाया था, उसके ऊपर जो है ना वो ये जो कोर्ट का इख्तियार होता है फंडामेंटल राइट के हवाले से, उसमें एक क्लाज है जो हॉस्टल क्लाज है, उसको टाइटन कर रहे थे, उसको निकलवाया था। 51 पे निकलवाया था, 63 पे निकलवाया था, 106 पे निकलवाया था, 199 में हाई कोर्ट का इख्तियार था, उसको जो है कम कर रहे थे। उसका हॉस्टल क्लाज है 199C का, उसको जो हाई कोर्ट के इख्तियार को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कम किया जा रहा था, वो निकलवाया था। आर्टिकल 200 पे निकलवाया था, काफी इंट्री 55 को निकलवाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम किया जा रहा है। ये सब कुछ निकलवाया। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। कमल साहिबा, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ, कामरान साहब की बात आपने सुनी, आपने आमिर इलियास राना साहब को भी सुना कि मैंने तो 26वीं से पहले ही ये बता दिया था कि 27वीं ने भी आना है, और JUI का तो खैर फिलहाल ये मौक़िफ़ है कि हम तो इस चीज़ के में साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट का। अब आप लोगों से सवाल ये है कि जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि अभी तो PTI 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ही जो शौक था उससे बाहर नहीं आई, तो अब ये जो तरमीम का झटका है इसको PTI कैसे अब्जॉर्ब करेगी? अभी तक आपके जो रुकन टूटे या जो टूटने जा रहे थे और उनको रिजर्व में रखा था और बचा लिया गया उनको किसी तरीके से, किसी वजह से आ गया इस्तेमाल शायद करना हो, तो उन्हीं का अभी आप लोग पता नहीं चला सके, तो इसका क्या करेंगे? 27वीं अगर आ गई, आप लोगों का प्लान क्या है इस पर? सबसे पहले तो आमिर भाई ने जो बात की है मैं उसको करेक्ट कर दूं। जो आज फाइल हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की के लिए एप्लीकेशन दायर हुई है, उसकी मैं पटिशनर हूँ, क्योंकि जो रिज़र्व सीट्स का केस था उसकी पटिशनर भी मैं थी और काउंसल उसके सलमान अकरम राजा साहब हैं। अच्छा, तो ये उसी के अगेंस्ट, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई 3 दफ़ा जजमेंट आ चुकी है जो कोर्ट लगी थी, और उसमें से 8 मेंबर्स ने जो फैसला दिया था उसका तफसीली फ़ैसला भी आ चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा और हटदर्मी आगे से दिखा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अगर इस तरीके से रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा और उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो फिर ये बहुत गलत किस्म की रिवायत जो है वो कायम की जा रही है। तो लिहाजा उसकी जो है कंटेम्प्ट आज फाइल कर दी गई है। दूसरी बात जो आपने कहा कि 26वीं तरमीम का शौक जो है वो PTI, देखिए पार्टी को तो क्या शौक लगना है, शौक इज़ फॉर पाकिस्तान। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस तरह की हरकत करेंगे, मेरे पास रखा है और ये डॉक्यूमेंट आप के देखने वालों के लिए कि पाकिस्तान का जो आइन है वो तमाम पार्लियामेंट से इदारों से सुप्रीम है। सबसे पहले आइन सुप्रीम है, उसके नीचे पार्लियामेंट आती है। तो और इसकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ हो सकती हैं, इनकम्प्लीट हाउस के साथ, जिसमें रिजर्व सीट्स का अभी तक कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं, ना ख़वातीन है, ना आपकी माइनॉरिटी से कोई रिप्रेजेंटेशन है। आपका अपर हाउस जो सेनेट है उसमें आपके सेनेटर्स KP का एक पूरा सूबे की रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं है, और आप चल पड़े हैं जाके तरमीम कर रहे हैं इसी तरह मारदाड़ करके, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों को हरास करके, उनकी बोलियां लगा के, उनको घरों से अबडक्ट करके, उनके बच्चों के सीनों को प्लास से नोच के, उनकी बीवी या उनकी बहन या बेटी को उठा के चीखे सुनवा के। तो इस तरह की अमेंडमेंट का शौक जो है वो पार्टी तो बर्दाश्त पहले भी कर रही है, पिछले 2.5 सालों से कर रही है, लेकिन अवाम और पाकिस्तान ये शौक और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये शौक इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बाकी 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास करवाई गई है वो भी प्रोसीजर पूरा आपके सामने, आधी रात को जिस तरह चोरों की तरह काम किया जाता है, लेकिन उसके नतीजे में बनने वाली जो भी चीफ जस्टिस साहब हैं, बिकॉज इट इज नाउ। अच्छा कमल, फिर एक सवाल ये भी आता है, तो जो लेकर चल रहे हैं वो चले। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये भी पता होता है, 27वीं देखेंगे जब आएगी। ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट बनानी थी उसके हवाले से 26वीं तरमीम क्योंकि इतनी जल्दी में की गई है
کہ وہ جو عوام کو ڈسکشن کا موقع دیا جاتا ہے، پبلک کیا جاتا ہے، وہ سب کچھ نہیں ہوا، رات کے اندھیرے میں کی گئی، تو اس میں بہت سارے لکوناز ہیں، اس میں کانسٹیٹیوشنل فلاز ہے، اور اس لیے ان کے اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے لیے جو بہت سارے مسالہ جات انہیں چاہیے تھے، وہ ان کی مرضی کے مسالے ان کو نہیں مل رہے، ان کی مرضی کے جو ممبران ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے، اس لیے اتنے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، اس لیے 27 کا شور مچا دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں، کیونکہ ابھی آفیشل کمیشن میں بیٹھیں گے اور اس میں آپ لوگوں کے 2 ممبران جو ہیں وہ نامزد ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کوئکلی کہ کوئی فائنل ہوئے ہیں نام آپ لوگوں کے؟ وہ خان صاحب نے فائنل کرنے ہیں جی، نام ان تک گئے ہیں، آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے اور وہیں سے ہی نام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب عامر صاحب جوڈیشل کمیشن میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب ہی دونوں آئینی بینچ میں جگہ بنا پائیں گے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ دونوں لوگ نہیں چاہیے، لیکن آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیا اس پر کوئی نیگوشیٹ ہو سکتا ہے معاملہ، یا آپ کو مشکل لگ رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ ہونا ہے کثرت رائے سے فیصلہ، 13 رکنی بنا ہے نا کمیشن بنے گا، تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہونا کہ یہ آرڈر ہے اور اس کو مان لیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات پہ اتفاق رائے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اگر جسٹس یا آفریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ کسی جج کی خواہش کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی خواہش نہیں ہے، تو پھر تو یا تو پہلے بات چیت کر لیں گے، ورنہ پھر وہاں پہ کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا، جس میں نظر آ رہا ہے کہ ووٹ زیادہ ہوں گے۔ جو ابھی تک جو کمیشن بننا ہے اور اس کی ووٹنگ پیٹرن ہے، ہو سکتا ہے یا آفریدی صاحب گورنمنٹ کی تجویز سے آمادہ ہو جائے، جسٹس امین الدین صاحب کا نام چل رہا ہے کہ ان کو بنایا جائے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس طرح کنول شوذب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی کچھ لکونات ہیں کیا ہے، تو یہ کمیشن بڑا امپاورڈ ہوگا، اس نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں کہ اس نے آئندہ مستقبل میں کیسے چلنا ہے۔ یہ فیصلے کرے گا کہ بینچ، کیونکہ ایک کی لکھا ہوا ہے نا کہ ممبر غیر حاضر ہو، تو اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے، ہمارے یہاں ہر چیز پہ بحث ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ کمیشن تشکیل پا جائے گا تو یہی فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے کس کو بٹھانا ہے، کس کو نکالنا ہے، کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ اچھے انداز سے اٹارنی جنرل ہی برج بنیں گے، جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے، جب بھی کوئی اٹارنی جنرل ہوتا ہے وہی چیف جسٹس اور باقی کے درمیان گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اچھے انداز سے فیصلہ کر لیں۔ کنول صاحب آپ نے عامر صاحب کو سنا، عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کثرت رائے سے ہوگا، یہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کثرت رائے میں زیادہ جو کثرت رکھنے والی رائے ہے وہ حکومت سائٹ کی زیادہ ہے، تو اس کمیشن میں بیٹھنے کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کیوں؟ ویسے وہ جو آپ لوگوں کا پچھلا سٹانس تھا کہ ہم رد کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم بھی، ہم اس کی کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھیں گے، تو ادھر سے بوائے کاٹ کیا تھا، تو یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ حکومت نہیں، حکومت چلانے والوں کی کثرت رائے ہونی چاہیے، اور وہ کثرت رائے کا مطلب وہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آنے والے وقت کے لیے ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے انہوں نے کروا لی اور اب اس کو لا آف دا لینڈ بنا لیا، تو جب تک وہ ان پلیس ہے اس کو کالعدم کرانے کے لیے وہ الگ ہماری ایفرٹس چل رہی ہیں، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ کمیشن ہے، اور اگر اس سے بائیک آؤٹ کریں گے تو جو اس کے آنے والے وقت کے لیے اس کے اثرات ہیں اس کا پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ سو ہم اپنے ملک کے جو شوق دینے والی ترامیم ہے اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے، اور آل آؤٹ جا رہے ہیں اس سارے پروسیجر کے اگینسٹ کہ یہ غلط ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طریقے سے کرایا گیا۔ بٹ جوڈیشل کمیشن کا جو فنکشن ہے وہ فرق ہے۔ دوسرا، عامر صاحب یہاں بیٹھے میں ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر یہ ایک سوال یا ایک اپنا پوائنٹ بھی رکھ دوں جو میری ناقص رائے ہے ایز سابق لیجسلیٹر۔ یہاں پر جو جوڈیشل کمیشن کی بات کے نتیجے میں بننے والے جو بینچز ہوں گے، بینچ نہیں ہے بینچز ہے، ملٹیپل بینچز بن سکتے ہیں، سو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بینچ بنے گا، ہر دفعہ بینچز اس کے بھی فرق ہو سکتے ہیں، اس میں لیکن پریزائڈنگ جج کی بات ہے بیسیکلی، بینچز کا ورڈ ہے، لیکن پریزائڈنگ جج کی بات ہے جس پہ کہ شاید یہ کہانی اٹک جائے گی، تو اس میں بھی لیکن شفا اگر اس کو آپ تھوڑا دیکھ لیں تو جو جلد بازی میں اس طرح آدھی رات کو بیک ڈور سے جس طرح کی ترمیم لائی گئی، اس میں یہی تو پرابلمز ہیں کہ وہ پروسیجر ہی نہیں بتا سکے، اور وہ پروسیجر کا اب ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے تو نہیں پتا ہوگا نا کمل، مار دیا کہ وہ پتہ نہیں ہوگا ان کو کیا ہے، بس ان کو بتایا ہوگا کہ بھئی یہ کرنا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی لکوناز ہیں وہ ریکٹیفائی کیسے ہوں گے، ان کو ڈوا ڈائی کرنے میں اور ہمنے میں اور ان کے ہاتھ اٹھوانے میں مصروف ہوں تو پھر اکثر ایسے ہی معاملات ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے کنول شوذب صاحبہ، آپ کا آپ نے وقت نکالا، عامر الیاس رانا صاحب آپ کا آپ نے وقت نکالا، کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی ایک
शुक्रिया। नाजरीन, आमिर इलियास राना साहब अपनी खबर पर कायम हैं। उन्होंने जो बताया कि मैंने 26वीं तरमीम से पहले ये बता दिया था कि 26वीं के बाद 27वीं भी आएगी। सो लेट्स सी कि 27वीं तरमीम में आता क्या है, क्या एजेंडा आइटम्स हैं उसके अंदर। साथ ही साथ कमल शौजब ने हमें अपना रीज़न बताया कि पार्टी क्यों अब जुडिशल कमीशन में बैठने जा रही है, उसके दूररस नताइज होंगे, इसलिए पार्टी ये मौका गंवाना नहीं चाह रही। और साथ ही साथ कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इस बात को वाज़े कर दिया कि हम 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना साहब और उनकी पार्टी अपनी बात पर कायम है कि किसी का बाप भी नहीं करा सकता। अब वो देख रहे हैं कि होती है या नहीं होती। लेकिन आगे बढ़ते हैं नाजरीन, एक वक्फा लूँगी मैं, वक्फे के बाद बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ, जो पिछले कुछ दिन से चल रहा है, जो भी देखने में आया, उसके क्या असरात हैं, उसके क्या हम उसको कैसे अहम मुशायरों में कंसिडर कर सकते हैं नाजरीन। और अब प्रोग्राम में जिक्र नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले अहम इशारों का और इसी तनाजुर में आने वाले दिनों में मुतवक्के पेशरफ्त का। अपने ओहदे का हलफ उठाते ही नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सबसे पहले बेंचेस की तश्कील के लिए कायम की गई जजेस कमेटी में तब्दीली करते हुए 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा इसमें शामिल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज़ कबल जजेस कमेटी में तब्दीलियाँ की थी और जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार के बाद इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था। दूसरी अहम तरीन पेशरफ नाजरीन, कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और फुल कोर्ट मीटिंग एलामिये के मुताबिक इजलास में फौजदारी और सिविल मुकदमात के जल्द डिस्पोजल के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ही के बनाए हुए केस मैनेजमेंट सिस्टम पर तफसीली गौर किया गया और दीगर जजेस ने भी इसी हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ दी। एलामिया के मुताबिक तमाम जजेस ने ज़ेर इल्तिवा केसेस को जल्द निपटाने के लिए अपने अज़म का इआदा किया और इस तनाजुर में केस मैनेजमेंट सिस्टम को पहले 3 माह और उसके बाद 6 माह के लिए नाफिज करने की तजवीज़ भी दी गई। फुल कोर्ट का अगला इजलास 2 दिसंबर को बुलाया जाएगा। ये फुल कोर्ट मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच का क़याम अमल में लाया जाना है और आईनी बेंच के प्रिजाइडिंग जज इसके समेत बेंच के दीगर अराकीन की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। आज के फुल कोर्ट इजलास और आने वाले दिन नए चीफ जस्टिस के मुमकिना किरदार पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ज़ुबैरी साहब, जो आज की अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि 1-2 दिन कबल से हम अगर आगाज़ करें कि जस्टिस मुनीब को और जस्टिस मंसूर अली शाह को वापस उस कमेटी में ले आना और आज का फुल कोर्ट इजलास, इससे क्या सिग्नल मिल रहे हैं आपको जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरली बहुत अच्छे। अब देखिए, हर वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या एक चीफ जस्टिस आके उनका कैसा टेन्योर रहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देखिए ना, सबसे अच्छी बात है उन्होंने अपने सीनियर्स की इज्जत दी, उनको उस कमेटी में शामिल किया। जो ओरिजिनल लॉ जो था, जिसको इन सारे कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, उस लॉ को मैंने मेजॉरिटी ने अक्सरियत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में इस प्रोविजन को कि 3 सीनियर जजेस की कमेटी होगी, उसको कोर्ट ने तौसीक की थी उसकी कि ये सही बना हुआ है कानून। उसमें फिर पिछले जो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी, क्योंकि उनको 63A का केस लगाना था, उसमें उन्होंने ऑर्डिनेंस निकलवाया। क्योंकि उन्होंने, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने नोट में लिखा कि जी मैं माइनॉरिटी में चला गया था इसलिए मैंने वो किया, तो खुद वो जाते हुए कह गए, ये जो बात हम सब जानते हैं वो लिख गए। और उसके अंदर उन्होंने खुद कमेटी बना के, आप देखिए, जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें निकाल के अपनी मेजॉरिटी क्रिएट करके फिर सारे उन्होंने चीजें की। और अभी आपके उस तवस्सुत से मुझे पता लगा कि उसमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह को भी उन्होंने उस कमेटी से आउट कर दिया था। जी बिल्कुल। तो और देखिए, इसमें मैं भी इस केस में था, प्रैक्टिस प्रोसीजर। मेरा तो कहना ये था कि कोई कानून साजी ऐसे नहीं हो सकती जो इंटरनल मामले रूल्स को वो बना सकते हैं। लेकिन नेचुरली जिसमें अक्सरियत थी जजों की, उन्होंने यही उसमें फाइंडिंग दी थी अपनी, यही उसमें जजमेंट दी थी कि नहीं वो बना सकते हैं, और इस वजह से उन्होंने बना लिया। लेकिन अभी ये है कि मैं तो अभी भी समझता हूँ कि जब फुल कोर्ट में अगर रूल्स के, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, उनका बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ से सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की इंटरप्रिटेशन, जो मैं समझता था, जिसको नेचुरली अक्सरियत नहीं माना कि कोई कानून पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन होती या कोई कानून में होती, तो उसके बरअक्स नहीं बना सकते थे। खैर एनीवे, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी है कि देखिए, और आज जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट है कि देखिए, केस मैनेजमेंट सिस्टम तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत पहले बना लिया था, लेकिन उस पर पिछले चीफ जस्टिस ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और वो अगर हो जाता तो देखिए, असल प्रॉब्लम जो कोर्ट में थी वो केस मैनेजमेंट की। तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में चाहे नीचे
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुपर केस मैनेजमेंट, क्योंकि हमें 21वीं सदी में आना चाहिए, हमारा पुराना सिस्टम नहीं चल सकता। और जब भी ये सारे देखिए असल जो लिटिगेशन होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होती है, हाई कोर्ट्स में होती है। उसको यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे इसलिए अटैक किया गया कि उसको अपनी मर्जी अपने ताबे कर दिया जाए, जुडिशरी को बिल्कुल ताबे कर दिया जाए। खास तौर पे वो 6 जजों ने जो खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इंटरफेरेंस हो रही थी, उसको जो ये इन्होंने 26वीं तरमीम की, उससे तो बिल्कुल शक्ल ही बिगाड़ के रख दी कोर्ट की। अब ये देखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपनी कोर्ट का आईन पाकिस्तान का कैसे दिफा करती है। बिल्कुल सही है। अच्छा ज़ुबैरी साहब, ये भी बताइए कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह को आने वाले दिनों में आप मुतहर्रिक होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर का आखिरी कुछ टाइम था तो उसमें मंसूर अली शाह साहब भी जो हैं वो बाकायदा बेंचेस में उन्होंने बैठना छोड़ दिया था और वो ज़्यादातर की तरफ चले गए थे एहतिजाजन। तो अब क्या उनकी भी वापसी आपको नज़र आ रही है? बेंचेस में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगी उनकी? बिल्कुल होगी। देखिए बड़ी खुशाइन बात है वो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट। देखें जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बड़ा वैलिड पॉइंट था कि जी ये जो आपने कानून बनाया है, जो हमारे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून को जब हमने अपहोल्ड कर लिया, जो ये ऑर्डिनेंस सदर ने निकाला वो भी इन्हीं की वजह से, चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनके कहने पे निकला गया। तो जब तक उसका डिसाइड नहीं हो जाता केस के ये किस तरह से ये बनाई ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी, मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा। बिल्कुल उनका सही स्टैंड था। अब आप देखिए कमेटी, हमारे जो नए चीफ जस्टिस जो आए हैं उन्होंने आती कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया और उसमें ये तीनों सीनियर जजेस आ गए। तो अब उसमें अब तो मेरे ख्याल से कमेटी डिसाइड करेगी कि किस तरह, अनलेस ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून को ही खत्म कर दे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, इंटरनल उसके बावजूद भी वो रूल्स बना के कमेटी बना सकते हैं। अच्छा ज़ुबैरी साहब, अब एक तरफ तो हमने देखा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो इकदाम लिया उसको हर ज़बान ही सराह रही है कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को वापस जो है उस कमेटी में डाला। लेकिन अब जो प्रिजाइडिंग जज होगा आईनी बेंच का, उसके हवाले से हुकूमत ने अगला जो है वो तुरब का पत्ता कह लें या जो भी कह लें वो उन्होंने फेंका है। उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों सीनियर जजेस की अभी हमें ज़रूरत नहीं, हम नहीं चाहते ये बने। उसके हवाले से सीनियरिटी का प्रिंसिपल हम याहिया अफरीदी साहब के बाद लागू करेंगे, तो उनमें से फिर हम बनाएंगे। या तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आ रहा है, दीगर का नाम आ रहा है। तो इस मामले को आप कहीं फंसता हुआ देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये तय हो जाएगा हुकूमत की ईमा पर? नहीं देखिए हुकूमत तो चाहेगी कि अपनी मर्जी का जज लगाए, लेकिन देखिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी है, उनके बगैर नहीं हो सकता। दूसरी बात है हुकूमत नहीं लगा सकती। ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट बनाया है अंडर दी अमेंडमेंट, वो डिसाइड करेगी, हुकूमत नहीं डिसाइड करेगी। लेकिन हमारा कहना यह है कि उसके अंदर उन्होंने अपने आप को मेजॉरिटी दे दी है ताकि वो जो फैसला करें उसका बने। लेकिन हम ये चैलेंज हो चुकी है, अब डिसाइड ये करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम है, इसका जज अपनी मर्जी से लगा के सारे कौन से केसेस वहां जाएंगे, ये भी फैसला होना चाहिए। आईनी तरमीम की स्टेटस क्या है, क्या इस तरह से आइन के पास इख्तियार है मुकन्ना के पास कि इस तरह की तरमीम कर सके नहीं। ये मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज हो गया है। हमने भी चैलेंज किया, पाकिस्तान बार ने, और भी पाकिस्तान बार के कुछ मेंबरान ने। पाकिस्तान बार तो नहीं करेगी, तो उसको फिर उसका फैसला होना चाहिए कि आईनी तरमीम ये सही हुई है या नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आबिद ज़ुबैरी साहब ने वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि अपने मामलात को, ये जो इख्तियार है वो फुल कोर्ट के पास मौजूद है और फुल कोर्ट बेंच जो है वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करे और अपने मामलात ठीक किए जा सकते हैं। अब नाजरीन ब्रेक पर मैंने जाना है, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो पाकिस्तान का एक और बड़ा सीरियस मसला क्लाइमेट चेंज, स्मॉग, लाहौर, कराची, हमारे बड़े शहरों में ये मसाइल बड़े संगीन हो गए हैं, लोग सांस नहीं ले सक रहे। इसका क्या करना है और हुकूमत इसके हवाले से क्या कर रही है? स्मॉग ये वो इशू है कि जिसका नाम लेते ही जो दूसरा नाम जहन में आता है वो है लाहौर। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान स्मॉग और लाहौर एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हैं कि हर साल सर्दियों के आगाज़ पर यह मसला सर उठाता है। ताहम इस दफ़ा इस इशू के सर्दियों की आमद से कबल ही एंट्री हो गई है और गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान फ़ज़ाई आलूदगी को जांचने के लिए बनाए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का पहला नंबर है। इस इंडेक्स के तहत फ़ज़ा में मौजूद आलूदगी का तनासुब जांचा जाता है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने लाहौर में स्मॉग के हवाले से शदीद होती सूरत हाल के तनाजुर में स्मॉग अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके तहत भारतीय शहरों अमृतसर, दिल्ली और चंडीगढ़ से आलूदा हवा 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से लाहौर में दाखिल हो रही है और शहरियों को गैर ज़रूरी नकलो हमल से गुरेज करने की हिदायत दी जा रही हैं। इसके साथ साथ स्मॉग अलर्ट के बायस लाहौर में स्कूलों के औकात भी तब्दील कर दिए गए हैं। अब स्मॉग में शिद्दत की बुनियादी वजह फसलों की बाक़ियात को जलाए जाना और ईंटों के भट्टों का मुसलसल काम करना है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के सेक्रेटरी राजा जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा जहांगीर साहब।
جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ عمومی طور پر جب ہم اسموگ کا مسئلہ بڑھتا دیکھتے ہیں تو وہ تب ہوتا ہے جب سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوتا ہے. اب اس مرتبہ سردیاں آنے سے پہلے ہی ابھی تو لوگ اس تذبذب کا شکار ہیں کہ پنکھا آن رکھنا ہے یا پنکھا آف کرنا ہے. تو ابھی یہ سردیاں شروع ہوئی نہیں ہیں اور مسئلہ آ گیا ہے سامنے. کوئی خاص وجہ ہے اس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سال؟ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. پچھلے 10 دنوں سے ایک نیا فینومینا سامنے آیا. 3 دفعہ ہمارا جو AQI ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا، اٹ ہیز کراسڈ 500 اور یہ بڑا ان یوزل ہے اور ہمارے لیے بھی. اور جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا انوائرمنٹلی تو ہمیں پتہ چلا ایز وی نو کہ جو ایسٹرن ونڈ کوریڈور ہے جو ہمارا انڈیا کی طرف سے ہے، اس سے تقریباً 5 to 7 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ونڈ جو ہے وہ چلتی ہے اور یہ لاہور کے آلریڈی پولوٹیڈ انوائرمنٹ کو مزید پلیوٹ کر دیتی ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور اور انڈیا دونوں پاکستان کا پنجاب اور انڈین پنجاب دونوں کی جو ایگریکلچر پریکٹسز سیم ہیں. اس سیزن میں جو چاول کی یا دھان کی کاشت ہے، جو کٹائی ہے وہ ہوتی ہے، اور پنجاب میں اس وقت 6.6 ملین ایکڑ پہ جو ہارویسٹنگ ہو رہی ہے چاول کی، اور دونوں سائڈوں پہ سٹبل برننگ بہت بڑے سکیل پہ کی جاتی ہے. ہمارے جو فارمرز ہیں انہوں نے چونکہ اس کو یہ ویٹ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اپنی زمین کو، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہی آپ کی ہارویسٹنگ کمپلیٹ ہو وہ امیڈیٹلی اس کو جلا ان کو دوبارہ سے تیار کر سکیں. اور یہ پچھلے 8-10 سال سے بہت زیادہ پریویلنٹ ہے دونوں سائڈ پہ. اس دفعہ بھی جو آپ نے دیکھا کہ دہلی سے لے کے چندی گڑھ، امرتسر، یہ سارا ایریا جو ہے، دہلی آف کورس لاہور کی طرح ہمیشہ رینکنگ میں اوپر نیچے رہتا ہے، اور اس دفعہ یہ جو وقت سے پہلے آپ کہہ رہی ہیں، ویسے میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ یہ جو اسموگ ہے یہ راؤنڈ دا ایئر ہوا میں ہوتی ہے جی، لیکن چونکہ جو ہی سردیوں کا سیزن اپروچ کرتا ہے تو یہ اسموک اور فوگ مل کے ایک اسموگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس دفعہ اکتوبر میں یہ بہت زیادہ، یہ تینوں دفعہ جو میں نے عرض کی کہ لاسٹ منڈے کو، کل سنڈے کو بھی، اور آج پھر منڈے کو، یہ اس جو ویدر فینومینا ہے، جو ونڈ کی موومنٹ ہے، اگر ونڈ سٹل بھی ہو جائے، رک جائے تو وہ بھی ایک پورا بیلون بن جاتا ہے اوور لاہور، اور وہ بھی ہمارے لیے بڑا ہیزرڈس ہوتا ہے جی. اس دفعہ جو ونڈ ہے وہ چونکہ جی ٹھیک ہے. راجہ صاحب اب یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت نے تو فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی لگا رکھی ہے، ساتھ ہی اینٹوں کے بھٹوں کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی پابندی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو ہمارے یہاں قانون کی عملداری یا لوگ خود لا ابائڈنگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں کیا پتہ لگتا ہے حکومت کو، چلو تھوڑا سا ہی تو ہے جو جل رہا ہے، چلو کچھ نہیں ہوتا اس سے. ہم کوئی ایسا میکینزم بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اینٹوں نے بھی بننا ہے پاکستان میں اور پروبیبلی اگلے کئی سالوں تک اسی طرح بھٹوں میں بننا ہے اور فصلوں نے بھی جلنا ہے جو باقیات ہیں ان کی. کوئی ایسا میکینزم ہو سکتا ہے جو ہم انٹروڈیوس کرائیں فارمرز کو بھی، اینٹوں کے بھٹوں والوں کو بھی، کوئی نئی ٹیکنالوجی ہو جس سے اسموگ کا مسئلہ تھوڑا کم پیدا ہو، ایکو فرینڈلی ہو کچھ؟ ایکسلنٹ کوسچن جی، آپ کا بہت اچھا کوسچن ہے. گورنمنٹ نے اس سال ایک سٹیپ لیا جو بہت ہی مفید بھی رہا ان اے وے، کہ ایک اس کو کہتے ہیں جی سپر سیڈر. یہ سپر سیڈر ایک ٹریکٹر نما چیز ہوتی ہے جو فصلوں کے اندر چلا، اس کو جیسے ٹریکٹر چلایا جاتا ہے اسی طرح جو لیفٹ اوور ہوتا ہے یا اس کا ریزیڈیو ہوتا ہے کراپ کا، اس کو مکس کرتا ہے سوائل کے ساتھ اور اس کی فرٹیلیٹی امپروو ہو جاتی ہے. اس سال گورنمنٹ کی قیمت کو 15 سے 18 لاکھ ہے. گورنمنٹ نے 60% سبسڈی پہ 1000 سپر سیڈر جو ہیں وہ دیے ہیں کاشتکاروں کو، جس پہ 60% گورنمنٹ پک اپ کر رہی ہے، اس کی جو کاسٹ ہے، اور باقی 40% ان پہ ہے. پلس ہمیں ایک دو بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنیز نے اپروچ کیا، اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال تک سیٹ اپ ہو جائے گا ان کا بھی یہاں پہ جو انڈسٹریل ان کا سسٹم ہے. اور اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ $750 ملین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور ہم گجرانوالہ میں انشاءاللہ وہ سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں. وہ کیا کریں گے کہ اسی ریزیڈیو کو، جو کراپ کی ریزیڈیو ہے، اس کو بایو فیول میں کنورٹ کر لیں گے، جیسے ایتھنل اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں سر، اور دنیا اس پہ کرتی بھی ہے جی. اس کے لیے بالکل وہ فری آف کاسٹ کریں گے، وہ کلیکٹ کریں گے کاشتکاروں سے، اور کاشتکاروں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمارا انوائرمنٹل ایشو بھی حل ہو جائے گا. سیکنڈ پارٹ ہے اس کے ابھی جو بہت بڑا ایک رول ہے ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ، وہ ویکولر ٹریفک کا بھی ہے. لاہور جیسے شہر میں 4.5 ملین موٹر بائکس ہیں، 1.3 ملین گاڑیاں ہیں، 3 ویلر، 4 ویلر، ٹرک، وینس. اب اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پلان لے کے آ رہے ہیں. لاہور میں آلریڈی ماس ٹرانزٹ کا ایک اچھا نیٹ ورک موجود ہے، اس سارے کو ریپلیس کیا جا رہا ہے الیکٹرک بسز کے ساتھ، اور بائی اینڈ آف دس ایئر ہمیں کچھ بسز مل جائیں گی، اور اس کے بعد بھی یہ سسٹم جاری رہے گا، اور بائی دا ٹائم یہ ساری بسز ریپلیس نہیں ہو جاتی یہ کام چلتا رہے گا. اس سال بھی گورنمنٹ نے چیف منسٹر کے اسپیشل پروگرام پہ 20,000 الیکٹرک بائکس دی ہیں بچوں کو، اور یہ آگے بڑھایا جا رہا ہے سلسلے کو بھی.
जब तीसरी बात आपने भट्टे की बात की, बहुत मुनासिब बात की, अगेन लाहौर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी और इसके गिर्द 1200 भट्टे लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है लाहौर के अंदर। तो ये भट्टे जो है, हम इनको तकरीबन 300-200 भट्टा लाहौर के अंदर गिराया हमने, जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे नहीं था। अब जिगजैग टेक्नोलॉजी कोई मशीन का नाम नहीं है, ये बेसिकली द वे यू स्टैक योर ब्रिक्स, उसका तरीका पैटर्न चेंज करें और उसको जिगजैग करें तो उससे कार्बन एमिशन कम हो जाती है। अच्छा, सेकेंडली ठीक है। एक इन्फोर्समेंट हमें चाहिए होती है कि लोग रबर ना जलाएं, उसके अंदर ये लंडे के कपड़े ना जलाएं, उसमें अंदर ये और इस तरह के जो फ्यूल है, बिल्कुल जो सही लो है। क्वालिटी फ्यूल ना जलाएं जिससे कार्बन ज्यादा एमिशन होती है। कोल जलाएं। इसकी इन्फोर्समेंट के लिए हमें बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं। इवन लाहौर के अंदर हमने 66 छोटी इंडस्ट्री भी गिराई है। ये जो छोटी इंडस्ट्री वो है जो फ्यूल इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये गली मोहल्लों में बने ठीक हुए है। हैं, जिससे ज्यादा स्मोक एमिशन अब होती है। आने वाले दिनों में जहांगीर साहब क्या इम्कान है, क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? जाहिर है आपने कहा कि स्मॉग हर वक्त ही होती है, लेकिन जाहिर है वो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। तो अब जब सर्दी बढ़ेगी तो फिर हमारी पंजाब गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है? किस तरफ जा रहे हैं हम नियर फ्यूचर? एक तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी फॉग भी ऐड ऑन होती जाएगी। लेकिन एक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की हुई है अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलके। पहली दफा हम इंडिजिनस तरीके से आर्टिफिशियल रेन की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, गॉड फॉरबिड अगर हालात इस तरह के होते हैं। और नंबर 2 हमारी जो दूसरी तैयारी है, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में पंजाब ने पहली दफा अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई है, और जितना भी ये क्लाइमेट चेंज हुआ, और ये ज़ाहिर है इसका कुछ लोकल इश्यूज हैं और कुछ ऑफ कोर्स एक ग्लोबल यानी क्लाइमेट कि चेंज की मसनूई भी बारिश कुछ से इसके फर्क पड़ता मसाइल है, हैं। ऐसा ही है? जी जी, बारिश से बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। तो वो टेम्परेरी है, लेकिन उससे बिल्कुल सही फर्क है। पड़ता है जी। 2-3 दिन के लिए ये काफी एक वही नीचे आ जाता है। अच्छा, और राजा जहांगीर साहब ये भी बताइए क्विकली कि भारत की तरफ से भी जाहिर है ये मसला है, हमारा पंजाब और उनका पंजाब एक ही चीज़ से जूझ रहा है। क्या हम उनके साथ किसी किस्म की कोई शराकत दारी कर सकते हैं? उनका भी ये मसला हल हो जाएगा, हमारा भी हल हो जाएगा? वो उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो किस किस्म के स्टेप्स ले रहे हैं, अगर हमने कोई जॉइंट मैकेनिज्म डेवलप हो सके? Soon you'll be hearing something about this climate diplomacy, कुछ हेडवे बनेगी इंशाल्लाह, और ये मिलके ही करना पड़ेगा। हमें वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी के नीचे तय कर ठीक सकते है। हैं हमसाया मुल्क के साथ। हम हमारे दोनों मुल्कों की, जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक जैसी हैं, तो हम कुछ ना कुछ का सोल्यूशन निकालेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राजा जहांगीर साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पंजाब गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसको क्लाइमेट डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, और क्लाइमेट डिप्लोमेसी हम जब शुरू करेंगे तो जाहिर है इस किस्म के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ राजा जहांगीर साहब ने ये वार्निंग भी दे दी है कि सर्दियों में जाहिर है स्मॉग का मसला बढ़ता हुआ नज़र आता है, और इस बार भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बाकायदा तौर पर जो भी पंजाब गवर्नमेंट के बस में हुआ वो करेंगे तो सही, लेकिन हमें भी बतौर कौम ये सोचना है कि हमारे कौन कौन से एक्शंस हैं जो कि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्मॉग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस चीज़ का भी ज़रा ख्याल रखना है। हर जगह हुकूमत पहुंच नहीं सकती, कुछ जगहों पर हमें भी स्टैंड लेना होगा और कुछ जगहों पर हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए, और पोल्यूशन का खात्मा करने में हुकूमत की मदद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।